3, 2, and 1. Yes, you're live. नमस्कार देवियों और सज्जनों, इस सप्ताह के लिए आप सभी का लाइव दिस वीक में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शशिकांत निगम, एमडी मेडिसिन, अपोलो हॉस्पिटल। ये हमारा उनके साथ दूसरा सेशन है हिंदी में। पिछले सप्ताह उन्होंने गुजराती में हमारे गुजराती सदस्यों के लिए यही सेशन किया था, तो आपके अनुरोध पे अब हम लोग हिंदी में ये सेशन करने जा रहे हैं। आइए मैं उनका आपसे परिचय कराती हूँ। डॉक्टर निगम के एमडी थीसिस का विषय है ईईजी इन द ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, उसकी तुलना शवासन और योगिक ध्यान से। उन्होंने मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल और पेरम्बूर चेन्नई से नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर में प्रशिक्षण किया हुआ है। उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फेलोशिप थाईलैंड में प्राप्त की एचआईवी और संक्रामक रोगों पे। उनके पास आपात स्थिति सहित सभी चिकित्सा बीमारियों के माध्यमिक स्तर की देखभाल के इलाज का 37 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने न्यू डिविजनल हॉस्पिटल अहमदाबाद में सभी सुविधाओं वाले 6 बेडेड आईसीयू की स्थापना की। तो आइए बिना और समय लिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर शशिकांत निगम का। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते, एम आई लाइव? जी बिल्कुल। नमस्ते, आप सब लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले गुरु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। दूसरा, उन्होंने उनके सभी साथियों के लिए इस तरीके के प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया जहां से लोगों को इस भयंकर पेंडेमिक बीमारी के विषय में जानकारी मिल सके। आज हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं पूरे विश्व में फैली हुई बीमारी कोविड-19, जो कि एक वायरस से फैली हुई बीमारी है और इस बीमारी से कोई भी देश छूता नहीं रहा है। और विशेष रूप से आज हमें डिस्कस करना है सेकंड वेव। हमने 2020 बहुत अच्छे से निकाला, लोगों की जाने गई, लेकिन फिर भी बहुत कंट्रोल में रहा। लेकिन इस वर्ष दुर्भाग्य से यह बीमारी कुछ ज़्यादा ही भयावह रूप से फैल गई है और उसके क्या कारण है, सबसे ज़्यादा लोगों का कहना है कि हम लोगों ने शायद गलतियां करी। हम लोग समझे कि भाई हम लोग जो है पूरे के पूरे वायरस से मुक्त हो गए हैं या हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों की गलतियां रही हैं क्योंकि हमने सेफ डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी रखने का, मास्क का प्रयोग संपूर्णतः बंद ही कर दिया था। आप सबको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों के त्योहारों के समय या किसी भी ऐसे रविवार या शनिवार के समय हर जगह के चौराहे बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ रही और लोगों ने मास्क का उपयोग बिल्कुल नहीं के बराबर कर दिया। और इसका कारण यह है कि ये बीमारी फैल गई। इस बीमारी में सबसे जो अनयूजुअल बात यह है कि यह बीमारी पहले से ज़्यादा भयावह रूप में है। इसका एक्सपेंशन या इन्फेक्शियसनेस थोड़ी ज़्यादा है, पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करती है और बीमारी जो है छोटे समय में अपने आप का भयावह रूप ले लेती है। पहले बार के उसमें जो मोर्टेलिटी थी या मृतकों की संख्या ज़्यादा उम्र के लोगों में ज़्यादा थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। इस बार कम उम्र के लोगों में भी हम लोग मोर्टेलिटी देख रहे हैं और विशेष रूप से कुछ बच्चों में भी इस तरीके की बीमारी का इन्फेक्शन देखा गया है। तो हमको इस चीज़ों से बचना है और इस बारे में सबको मालूम है कि ये वायरस है। वायरस का मेन इलाज है अपने आप को बचाए रखें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इस बात से कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये हमें नहीं हो सकता। लोग समझते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है या हम बाहर नहीं गए हैं, हम बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई आ रहा है, आपको इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि ये बीमारी किसी को किसी भी जगह से लग सकती है और इसकी इन्फेक्शियसनेस बढ़ने के कारण पहले उसमें जो है एक इन्फेक्शन पे शायद 3 लोगों तक फैलती थी बीमारी, लेकिन अब उसी एक इन्फेक्शन से ये 10 लोगों तक फैल रही बीमारी।
इसलिए हमें इससे जो है अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अब आप लोगों के जो क्वेश्चन सवाल जवाब हैं मैं उनका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। प्रश्नोत्तरी शुरू कर सकते हैं आप लोग। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। प्यारे कलीग्स, देवी और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न टाइप करके हमें भेज सकते हैं। एंड डॉक्टर साहब, जब तक हमें प्रश्न मिले, कुछ हमारे सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं, तो क्या मैं आगमन कर सकती हूँ? जरूर, आप शुरू कीजिए। जी, सो डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि आजकल हम देख रहे हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वैक्सीन के दोनों डोजेस मिलने के बाद भी काफी समय के बाद हमें कोविड हो सकता है? जरूर हो सकता है। ये देखने में आया है कि जो वैक्सीन है हमारे देश में जो अभी सब मिल रहे हैं, कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन, उसमें जो है दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, जिसमें 0.04% इन केस ऑफ कोवैक्सीन एंड 0.03% कोविशील्ड वालों में इन्फेक्शन देखने को मिला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कोई भी इन्फेक्शन कोई भी तरीके से सीरियस नहीं रहा, सब लोग बहुत जल्दी ठीक हो गए। कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिल रहा है, और आप समझ सकते हैं 0.03 और 0.4% मतलब कितना कम हुआ। जी डॉक्टर साहब, एक RT-PCR टेस्ट का नेगेटिव रिजल्ट कितना विश्वसनीय है? अभी इस समय के माहौल में अगर आदमी के तकलीफ जो है, बुखार, सर्दी, खांसी, बॉडी एक, डायरिया, ये सब चीज़ें अगर हैं तो हमें, और आसपास के किसी भी परिवार में या उसके वर्क प्लेस पे अगर इन्फेक्शन के कुछ भी चांसेस हैं या उस शहर में इन्फेक्शन के कुछ भी चांसेस हैं, तो उसको RT-PCR नेगेटिव होने के बावजूद भी हमें उसको RT-PCR पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करना है। और RT-PCR नेगेटिव होने के कारण मुख्य रूप से एक ही रहता है कि जिस जगह से सैंपल कलेक्ट किया गया है, अगर सैंपल कलेक्शन में पूर्ण तरीके से सावधानी नहीं रखी गई है, जिस जगह से सैंपल कलेक्शन होना है, अगर मान लीजिए उससे अगर वो 4 मिलीमीटर दूर भी अगर हो गया तो हो सकता है कि वो नेगेटिव आए। इसलिए सैंपल कलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। जी डॉक्टर साहब, शिशु में या 2 से 7 साल के बच्चों में हम कोविड पॉजिटिविटी कैसे जानेंगे? कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे कोविड पॉजिटिव है? बच्चों में जो है विशेष रूप से खाने पीने के प्रति अरुचि, पेट का फूलना या डायरिया का होना, और बिना बुखार के सांस चलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण होता है बच्चों में, जिसको हमेशा माता पिता को ध्यान रखना है। और खाना पीना छोड़ देना भी एक उसका लक्षण होता है। जी डॉक्टर साहब, एक सामान्य सवाल है वैक्सीनेशन के माध्यम से, जो काफी लोग पूछते हैं कि अगर अब हमें वैक्सीनेशन लेना है, कौन सा वैक्सीनेशन बेहतर है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? उसका सिंपल सा साधारण सा जवाब है, दोनों वैक्सीन एक जैसे हैं, आपको जो मिल जाए ले लीजिए। क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें अपने आप को सीरियस इन्फेक्शन से बचाना है। जो एडवांटेज वैक्सीन का है कि वो आपको सीरियस इलनेस से बचाता है, एडमिशन की जरूरत नहीं रहती, ऑक्सीजनेशन की जरूरत नहीं रहती, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसलिए वैक्सीन कोई भी ले ले, जो मिल रहा है उसको ले ले। जब रजिस्ट्रेशन हो जाए, जब आपका नंबर आ जाए, आप जाके ले लीजिए। कोई भी वैक्सीन हो, अभी तो 2 हैं, अभी और पाइपलाइन में 2-3 और आने वाले हैं, जो भी मिल जाए ले लीजिए। और डॉक्टर साहब, हमारे कलीग पूछते हैं कि अगर उन्होंने पहला डोज, हाँ बोलिए। जी डॉक्टर साहब, एक कलीग पूछ रहे हैं कि अगर उन्होंने पहला डोज एक वैक्सीन टाइप का लिया हो, जैसे कोवैक्सीन का लिया हो, तो क्या वो दूसरा कोविशील्ड का ले सकते हैं या किसी और अन्य वैक्सीन का ले सकते हैं? नहीं, इसमें एक बात जरूर है कि अगर आपने एक कोवैक्सीन लिया है तो दूसरा वही लें, या जो कोविशील्ड लिया है वही लें, क्योंकि दोनों के जो स्ट्रक्चर हैं और दोनों की जो इम्यूनिटी है वो अलग मेथड से काम करती है। तो जो बेसिकली एडवांटेज है वो एक वैक्सीन का, वो जब तक हम उसी का दूसरा वैक्सीन नहीं लेंगे बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर हम एक ये और एक उसका करेंगे तो दोनों के हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट विल बी अ वेस्टेज। जी
इसलिए जो आपने पहला लिया वही दूसरा लें, क्योंकि जो एक्चुअल इम्यूनिटी आती है वो दूसरे के देने के 15 दिन बाद आती है, एक अकेले वैक्सीन से नहीं आती। कोई सोचे कि हमने 3 महीने में ये ले लिया और 6 महीने के बाद हम दूसरा ले लेंगे, तो दोनों का फायदा नहीं है। जब तक आप 2 वैक्सीन डोजेस नहीं लेते हैं प्रॉपर इंटरवल के उस पे, तो आपको कोई फायदा वैक्सीनेशन का मिल नहीं पाएगा, इम्यूनिटी नहीं डेवलप पाएगी। ओके डॉक्टर साहब, एक पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव टेस्ट कर चुका है, कुछ टाइम बाद जब वो नेगेटिव टेस्ट करे, क्या वो वैक्सीनेशन ले सकता है या नहीं, और कितने समय बाद? अगर किसी को पहला इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद उसको वैक्सीन लेना है, उस केस में पहले इन्फेक्शन से इम्यूनिटी साधारण तौर पर कहते हैं 3 महीने तक रहती है। ये अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जाता है कि 2 महीने रहती है, 3 महीने रहती है, 6 महीने रहती है, लेकिन एक रफ केस माना जा रहा है कि 3 महीने तक रहती है। इसलिए पहला इन्फेक्शन होने के रिकवरी के 3 महीने बाद आदमी ने वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और इसी तरीके से अगर किसी ने एक वैक्सीन लिया हुआ है और दूसरे वैक्सीन के बीच में उसे अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी रिकवरी के 3 महीने बाद उसने अपना दूसरा डोज लेना चाहिए, क्योंकि जो सेकंड इन्फेक्शन हुआ है उससे उसको थोड़ी इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन मिलता है। बेहतर। डॉक्टर साहब, और सवाल है कि जब हम फल और वगैरह प्रोविजंस खरीदते हैं मार्केट से, तो कुछ लोग कहते हैं कि सेम डे, उसी दिन उन्हें ना छुएं, अलग से रखें, दूसरे दिन से उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करें। ये कितना सही है? इसमें एक बात बताता हूँ कि पहली बार जब ये इसके बारे में जो दिशा निर्देश आए थे, उसमें ये माना गया था कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जहाँ पे नीचे वायरस गिरता है और जो है अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको वायरस लग सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये प्रूव हो गया है कि फोमाइट्स के थ्रू इन्फेक्शन नहीं होता है। इसलिए अगर आप कोई चीज़ लाए हैं, आप उनको जैसे रोज अपने घर में सब्जी बनाने के पहले सब्जी धुई जाती है और उसको बनाया जाता है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। उस तरीके से वायरस फैलने के चांसेस बिल्कुल अब नहीं के बराबर हो गए। ये वायरस पूर्ण रूप से एयरबॉर्न है और एयर के थ्रू ही जाता है। डॉक्टर साहब, ये कोविड के पहले दिन से 14वें दिन तक विकास के क्या चरण हैं, क्या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं? स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पहले क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन आया, वो इंक्यूबेशन पीरियड के शुरुआत के पीरियड में आपको बॉडी में पता नहीं चलता है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो उसकी इन्फेक्टिव स्टेज आती है, इन्फ्लेमेटरी स्टेज आती है, ठीक है, उसके बाद जो है प्रोलिफरेटिव स्टेज आती है, वो बढ़ता जाता है, और लास्ट में अगर इम्यूनिटी खराब हो तो सेप्सिस स्टेज चली जाती है। तो बेसिकली 4 स्टेज से होते हुए ये गुजरता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब में उसी स्टेज पे आए। बहुत से लोगों में इन्फेक्शन को अगर पहले हफ्ते में अच्छे से कंट्रोल कर लिया तो प्रोलिफरेटिव और सेप्सिस फेज में जाने का कोई चांस नहीं बनता है। ओके, सो डॉक्टर साहब, काफी लोग चूंकि कोविड के सेकेंड वेव की वजह से स्ट्रेस में हैं, तो कभी कभी मामूली से सिम्टम जैसे हल्की सी सर्दी या थोड़ा सा गले में दर्द, तो उसको लेके काफी संदेह होता है कि हम कोविड पॉजिटिव हैं, तो काफी पैनिक करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या हमें टेस्ट करने के लिए जाना चाहिए अगर हम थोड़े से भी सिम्टम्स दिखाएं, जैसे सर्दी वगैरह? इस परिस्थिति में इस वक्त आदमी ने जितनी जल्दी हो सके, सिम्टम्स अगर आ रहे हैं और आसपास कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो टेस्ट करवा लेने में कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि टेस्ट शायद नेगेटिव आए, लेकिन अगर वही सिम्टम चलते हैं तो चौथे, 5वें या 6ठे दिन फिर से रिपीट कराना जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन इतना वो है कि इसको हम साधारण तरीके से छोड़ नहीं सकते कि भाई ये तो फ्लू होगा या नजला होगा या सर्दी होगी। तो उस तरीके से फिलहाल जो है, क्योंकि इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस बार देखने में आ रहा है कि फ्लू नाम जो पहले हम बोलते थे इन्फ्लुएंजा, वो बिल्कुल लिटरली बहुत कम हो गया है। और इन्फ्लुएंजा में क्या होता था कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड बड़ा शॉर्ट होता था, वो आपको सडनली कैच करता है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन तकलीफ चल रही है और फिर आपको बाद में बुखार आना चाहिए, उसमें तुरंत एकदम सर्दी हो जाएगी, बॉडी एक आएगा, हाथ पाँव में दर्द होगा, जॉइंट में दर्द होगा, नाक से पानी बहने लगेगा। तो ये चीजें जो है इस माहौल में फ्लू इस बार बहुत कम हो गया है जी, इन्फ्लुएंजा जिसको हम लोग बोलते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक सवाल है कि क्या होगा अगर एक इंसान जिसे नहीं पता है कि वो कोविड पॉजिटिव है और वैक्सीन लेने जाता है? अगर उसे नहीं पता और वैक्सीन लेने जा रहा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है।
उसको साधारण रूप से कुछ भी होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर उसका इन्फेक्शन उसके बाद बढ़ रहा है तो ये नहीं मानना चाहिए कि वैक्सीन लिया इसलिए उसको इन्फेक्शन हो गया। एक जो आमतौर पर धारणा बन रही है कि वैक्सीन लिया इसलिए हमको RT-PCR पॉजिटिव आ गया, ये धारणा बहुत गलत है। आपका जो वैक्सीन है उसका नए इन्फेक्शन से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई बोलता है कि हमने तो वैक्सीन लिया इसलिए हमारा RT-PCR पॉजिटिव आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका RT-PCR पॉजिटिव आया है वैक्सीन लेने के साथ या वैक्सीन लेने के बाद, तो मतलब आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे या आपको उसके बाद इन्फेक्शन हुआ है। बहुत से लोगों का कहना है कि हमें 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, कुछ लोगों को दूसरे दिन ही बुखार आ गया और बुखार में RT-PCR करा लिया और पॉजिटिव आ गए, तो वो इस चीज को उससे संबंधित कर रहे हैं कि हमने वैक्सीन लिया इसलिए हमें इन्फेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है। इसलिए अगर वो एसिम्प्टोमेटिक उन्हें पता नहीं है तो उनको इन्फेक्शन आ रहा है, अगर तो वो वैक्सीन के कारण नहीं है, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक थे, अब उनके सिम्टम्स आ गए। जी डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया में आजकल देखा गया है काफी सारी अफवाहें हैं कि अगर कोई वैक्सीनेशन लेता है तो वो उसे स्टेराइल होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, तो क्या ये सही है या जस्ट एक रूमर है? ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली कहानी है। इसमें 1% की सच्चाई नहीं है। ऐसा कोई तथ्य है ही नहीं कि इसमें कोई आदमी को इम्पोटेंसी या नपुंसक या कुछ भी हो जाए। बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है और हम लोगों की कोशिश ये होना चाहिए कि जो लोग समझदार हैं वो अपने आजू बाजू के लोगों में समझाएं, इस भ्रम से दूर भागे, क्योंकि जो प्रोटेक्शन है वैक्सीन का उसका कोई मैच नहीं है। इसलिए लोगों को में से ये भ्रम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी बहुत भयावह रूप से इस बार फैल रही है। इसलिए वैक्सीन लेना और वैक्सीन को प्रमोट करना, तो हमने लिया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन समाज में वैक्सीनेशन को प्रमोट करना भी एक हमारी पढ़े लिखे लोगों की एक थोड़ी सी जवाबदारी है। जो लोगों को इस तरीके की बातें करते हैं उनको निगेट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि सोशल मीडिया पे कोई कुछ लिखता है तो कोई रिएक्ट भी नहीं करता, बोले वो लिखने वाला जा रहा है। हम लोग हैं जवाबदार, उसको कौन समझाने जाए, उससे कौन उलझे, हम लोग अब ये छोड़ देते हैं। लेकिन उसका असर जो दूसरे लोग सुनते हैं, दूसरे लोगों को सुनने में आता है, उनके ऊपर गलत तरीके से पड़ता है और वो एक बहुत गलत चीज हो रही है। उसको बिल्कुल हर तरीके से हमें नकारना चाहिए और हमेशा हमारी कोशिश ये रहना चाहिए, और जहाँ भी सोशल मीडिया, हर सोशल मीडिया में उसको उसी वक्त जवाब देने का मौका भी रहता है। अगर आपको लगता है कि है उसी वक्त आप उसको नकार दीजिए। हो सकता है कि 2-4 दिन आपकी खटपट चले और प्लस माइनस चले, कोई लाल चेहरा दिखाए, कोई नीला चेहरा दिखाए, लेकिन वक्त के साथ लोगों को जब ये पहनने लगेगा तो जो गलत आदमी है उसको पता चलेगा कि वो गलत है, उसको ज्यादा लोग बताएंगे। अभी होता क्या है कि कोई बताता नहीं इसलिए वो अपने आप को सही मान लेता है। उसका क्या फायदा है उसे खुद को नहीं पता, लेकिन वो कितना नुकसान कर रहा है वो भी उसको नहीं पता है। और जिस आदमी का नुकसान हो रहा है वो तो समझता है कि चलो अच्छा हमें तो टीका नहीं लेना है, एक कारण तो मिल गया। क्योंकि लोग आज भी टीका लगाने से डरते हैं। बिल्कुल सही। और ये भयावह बीमारी होने के बावजूद डरते हैं। तो लोगों को यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली मैं प्रेजेंटेशन नहीं, तो अदरवाइज तो उनको CT स्कैन दिखा सकते हैं कि भाई ये देखो, ये वैक्सीनेशन पर्सन को कोरोना हुआ है और अनवैक्सीनेटेड पर्सन को कोरोना हुआ है, कितना डिफरेंस रहता है। तो वो चीजों को हमको बताना बहुत जरूरी है और ये हमारी जवाबदारी है। लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी कहें और हम उसको सुने और या पढ़ते रहें और उसको छोड़ दें, वो ठीक नहीं है। उस पर आपको कमेंट करना आपकी जवाबदारी है। आपको लग रहा है गलत है और लग रहा है गलत है, उसका गलत वहाँ जवाब दीजिए और आप अपना भी पोस्ट डालिए। ये सरासर अफवाह चल रही है, फैलाई जा रही है। आपको भी कोई सवाल पूछेगा ना जी, तो आप दूसरों को जवाब दो, आप अपनी तरफ से भी एक शुरुआत कर सकते हैं चेन, जिसमें लोगों को, आपके जितने आपके दोस्त लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको सबको आप टैग कर दीजिए। सबको पता तो चलेगा कि भाई आपके पास जानकारी है वो कितनी सही जानकारी है, क्योंकि ये साइंस है, ये किसी का एक अपनी मर्जी का वो नहीं दिया हुआ है कि भाई इससे ऐसा हो जाता है। बोलने वाला तो बोल गया और लोग ना समझने वाले मान जाते हैं कि भाई हमारे तो गुरुजी ने बोला है कि ऐसा होता है, तो गुरुजी ने जो बोल दिया पत्थर की लकीर हो गई, तो आदमी अपना चुप होकर बैठ गया। वो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसको हमने बिल्कुल प्रतिकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रतिकार नहीं होगा लोगों को समझ में नहीं आएगा और लोग वैक्सीन लेने से कतरा रह जाएंगे।
उन लोगों को कोई ना कोई बहाना चाहिए कि भाई हमें इसलिए वैक्सीन नहीं लेना है। और हम एक प्रजातांत्रिक देश है जहाँ पे कोई भी चीज़ का सख्ती से हम वो नहीं कर सकते कि भाई सबको लेना है। लेकिन जो लोग मेन वर्कर्स हैं, बहुत से हेल्थ वर्कर्स ने शुरुआत में नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो है सेकंड वेव का देखा है तो लोगों ने बिल्कुल तुरंत लगवा लिया। डॉक्टर साहब जी, बताइए। डॉक्टर साहब एक सवाल है कि काफी लोगों में देखा गया है कि वैक्सीनेशन के पहले या दूसरे डोज के बाद बुखार, शरीर में दर्द आदि ऐसे साइड इफेक्ट्स रहे हैं, तो वैक्सीनेशन के कितने महीने या दिनों तक ये साइड इफेक्ट रह जाता है? वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 48 टू 72 आवर्स तक रहते हैं। अगर उसके आगे है, अगर कोई तकलीफ चल रही है तो इसका मतलब कि कोई दूसरा इन्फेक्शन साथ में आ गया है। 48 आवर्स के बाद वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट लिटरली खत्म हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक टिपिकल वैक्सीनेशन कैसे काम करता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है, जैसे आप समझते होंगे अपना हार्ट का सिस्टम है, लंग्स का सिस्टम है, किडनी है, डाइजेशन है, ब्रेन है, मसल है, बोन्स है, ये सब अलग अलग सिस्टम है। इन सबके बैकग्राउंड में साइलेंटली एक सिस्टम चलता है, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, इनडायरेक्टली हम बोले तो बॉडी की इंटरनल पुलिस है। वो दिखती नहीं है, लेकिन जहाँ भी कुछ भी होता है वो पहुँच के हमारे उसको शरीर को इन्फेक्शन को हमारे बॉडी में फैलने लगती है। तो जब भी कोई भी फॉरेन एजेंट एंटर होता है तो उसको पकड़ने के लिए तुरंत एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और बस ग्रुप की पहचान करके उसको रिकॉर्ड में रख लेते कि अच्छा ये आया है, तो उसके लिए बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी बन जाती है। साथ ही साथ एक शॉर्ट पीरियड के बाद हमारी सेलुलर लेवल पे सेलुलर इम्यूनिटी आती है। तो दो तरह की इम्यूनिटी आती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी। तो शॉर्ट पीरियड के बाद सेलुलर लेवल पे इम्यूनिटी बन जाती है, तो उसकी मेमोरी वहाँ पे रह जाती है। तो दो तरीके का इम्यून सिस्टम काम करता है, ह्यूमरल और सेल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या है, हम लोग जैसे मान ली कोई भी चीज़ को हमने लिया तो हम ब्लड में टेस्ट करके देख सकते हैं कि भाई इसकी एंटीबॉडी बनी कि नहीं बनी, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कैसा है। तो वो एक चीज़ उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सेल लेवल की इम्यूनिटी को किसी भी तरीके से क्वांटिफाई करना मुश्किल है। तो होता क्या है कि जब भी हमें कोई भी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो एक तो पहले उसकी ऑलरेडी एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में है, क्योंकि पहला उसका इम्प्रिंट है, और दूसरा वो उसकी मान लीजिए वो इफेक्ट उतना जो लेवल ऑफ इन्फेक्शन है वो ज़्यादा और उतनी एंटीबॉडी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो सेलुलर लेवल से इम्यूनिटी आके उसको काम करने के लिए बीमारी को रोकती है। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दो तरह की मेन इम्यूनिटी होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं कि जैसे आपने वैक्सीन लिया और 2 बार आपने वैक्सीन लिया और उसके 15-20 दिन बाद लोगों को लगता है भाई हम देखेंगे हमारा कितना सही हुआ कि नहीं हुआ, तो एंटीबॉडी रेस्पॉन्स जो है वो आप ब्लड में चेक कर सकते हो। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का आपको चेक करना पॉसिबल नहीं होता है जी। दोनों इम्यूनिटी मिलके काम करती है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर। हमारे कलीग पूछते हैं कि मैं फरवरी में कोविड पॉजिटिव था और 27 दिन में रिकवर हुआ था। मेरा HRCT स्कोर 13 था। मैं रिकवर हुआ, फिर भी अभी भी मुझे थकान जल्दी लग जाती है। कृपया मुझे आगे के लिए गाइड करें। अगर आपको अभी भी थकान लग जाती है तो आपको पहले तो अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसको चेक करके देखेगा कि आपके बाकी बॉडी के पैरामीटर्स कैसे हैं, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा हो रहा है कि एक न्यू डायबिटीज का डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि अगर आप 27 दिन रहे हैं और आपका स्कोर आप बता रहे हैं ज़्यादा था, तो मेजॉरिटी केसेस में स्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन, मेथिलप्रेडनिसोलोन, इंजेक्टेबल सॉल्यूमेड्रॉल या टेबलेट प्रेडनिसोलोन दी जाती है, और उसमें बहुत से लोगों को नई डायबिटीज़ डेवलप हो रही है। तो उस चीज़ को हमको रूल आउट करना चाहिए कि हमारे बॉडी में कोई नई डायबिटीज़ तो नहीं आ रही है। साथ के साथ हमको देखना चाहिए कि इस बीमारी के चलते कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन तो हमें फिलहाल नहीं हो गया, ठीक है। दूसरा हमें ये देखना है कि हम लोग हमारा खाना बराबर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को चूँकि दवाएं हैवी रहती हैं, दवाएं ज़्यादा रहती हैं, एपिटाइट कमज़ोर हो जाता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये शॉर्ट पीरियड में विटामिन और सप्लीमेंट्स लेने से आसानी से रिकवर हो जाती है। अगर कोई दूसरी चीज़ बॉडी में नहीं है तो हमें दूसरी चीज़ों को रूल आउट करके बिना किसी चिंता के चलना चाहिए, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सब रिकवरियाँ शॉर्ट पीरियड में हो जाती है। कुछ केसेस में लॉन्ग कोविड, पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम
की तकलीफ़ें और कुछ लोगों में मानसिक तौर पर तनाव की तकलीफ़ें रह जाती, बाकी सब केसेस में रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, और एक हमारे कलीग पूछते हैं कि हमें यदि घबराहट हो तो हम इस घबराहट से कैसे बचें, इस पैंडेमिक से कैसे सेफ रखें अपने आप को? घबराहट का सबसे बड़ा या किसी भी तकलीफ का या किसी भी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है अपने आप का एटीट्यूड पॉजिटिव रखना। हमें अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना है, डिस्पेयर में नहीं जाना है। देखिए, आपको एग्जांपल देता हूं मैं कि हमारे देश में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। कहने को स्टैटिस्टिक्स है, जिसके साथ किसी का लॉस हो रहा है वो लॉस हो रहा है, उस लॉस वो उसके लिए 100% है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे यहाँ 4 लाख केस नए आते हैं तो उसके बावजूद हमारी मॉर्टेलिटी आज भी 1.5% के ऊपर नहीं गई है। जी। दुर्भाग्यपूर्ण है, स्टैटिस्टिक्स उतना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो बीमारी है उसमें 95%, 85% तो बहुत सिंपल तरीके से रिकवर हो जाते हैं, 10% को थोड़ा बहुत सपोर्ट लगता है, 5% क्रिटिकल होता है, और उन 5% क्रिटिकल लोगों में से ओनली 1.5% की डेथ हो रही है। क्योंकि शॉर्ट पीरियड में नंबर ज़्यादा आ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड है, इसलिए ये जो अभी फिगर लग रहे हैं ये थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर पॉजिटिविटी रेट के अगेंस्ट केस फर्टिलिटी रेशियो जो स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल हमारा जार्गन है, उसमें अभी भी वो 1.5% पे है। और विश्व में आज भी 1 मिलियन पे डेथ्स पूरे वर्ल्ड में आज भी इंडिया में सबसे कम है। मेजर कंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूँ जी, ओनली 26, जबकि दूसरों में बहुत ज्यादा है। तो ये स्टैटिस्टिक्स बताने के लिए हमारी कोई शाबाशी नहीं है, अच्छी नहीं है। हम लोगों को खो रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हो रहा है कि एक ही परिवार के 2-2, 3-3 लोगों को खोया जा रहा है। तो वो एक बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग कि वो फिगर जो है उतना भयावह नहीं है जितना लग रहा है। जी डॉक्टर साहब पूछते हैं कि अगर हमारा बुखार 5 दिन तक लगातार जारी रहा तो हमें कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए? देखिए, 5 दिन तक अगर जारी रहा है तो उसके मुख्य रूप से एक ही कारण होता है कि लोग शुरुआत में समझते हैं कि भाई हमको दूसरे दिन बुखार नहीं आया तो हम गोली क्यों लें। इस बीमारी का सबसे बड़ा पहला इलाज है शुरुआत के 5 से 7 दिन, बुखार हो या न हो, आप 3 से 4 पैरासीटामोल एक सिंपल सी टैबलेट है, बहुत से ट्रेड नेम से आती, क्रोसिन, कैलपॉल, डोलो, जो भी ब्रांड मिल जाए आप उसकी टैबलेट लीजिए, और उसका जो मैक्सिमम डोज है, मैक्सिमम परमिसिबल डोज जो बॉडी टॉलरेट कर सकती है, लिवर टॉलरेट कर सकता है, वो अप टू 4 ग्राम है। हम लोग तो जो है 2 ग्राम के ऊपर भी नहीं जाते हैं, बोलते साहब हम चौथी गोली क्यों लें, बुखार उतर गया। तो शुरुआत के फेज में जब इनका ये जो इन्फ्लेमेटरी फेज रहता है उसको अगर हम अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो उस फेज में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए उस पीरियड में आदमी 3, 4, 5, 6 जितनी टैबलेट्स ले सकता है जी। इसलिए फीवर को पहले 5 दिनों में कंट्रोल करना सिंपल मेथड है पैरासीटामोल। बाकी सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ठंडे पोते रख लीजिए, बहुत ज़्यादा बुखार है तो बराबर है, लेकिन पैरासीटामोल 4 घंटे, 6 घंटा, 8 घंटा बुखार को कंट्रोल करने के लिए दीजिए। अगर आपको लगता है कि 6 घंटे पे बुखार आ जाता है तो आप उसको 4 घंटे पे ले लीजिए। 4, 6, 8 किसी भी इस दौरान से आगे मत जाने दीजिए, ये सोच के कि भाई अब हम तो रात को बुखार आएगा तो हम रात को लेंगे। 12 घंटे का गैप कभी मत होने दीजिए। पहले 5 दिनों में आपको दवाएं लेना है, कम से कम 3 से 4 टैबलेट लेना ही लेना है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, रवि कुमार जी कहते हैं कि उनकी माँ को काफी दिन से खांसी है, क्या वो वैक्सीनेशन ले सकती हैं? अगर बुखार नहीं है, सिर्फ खांसी है, और कितने पीरियड से खांसी है, सवाल ये उठता है क्या उस खांसी का लिए उन्होंने इलाज लिया है, खांसी से इलाज में नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हो रहा है, तो वैक्सीनेशन लेने के पहले
हमें रूल आउट करना चाहिए कि कोई दूसरी बीमारी तो नहीं हो गई है, कोई दूसरी बीमारी नहीं है, या सिर्फ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा है, तो ऐसे केसेस में वैक्सीनेशन लेने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ले लेना बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मूल रूप से हमें जब लंबी खांसी हो तो ट्यूबरकुलोसिस को हमने रूल आउट कर देना चाहिए। लंबी खांसी का एक जो चीज रूल आउट करने वाली बात है कि वो जो है इसको रूल आउट कर देना चाहिए, टीबी को। जी डॉक्टर साहब, आशीष जी पूछते हैं कि कभी कभी हमारे सिम्टम्स जो हैं कोविड के लक्षण नहीं होते हैं, तो क्या ऐसा चांस है कि हम कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी के लिए कहा जा रहा है कि हमारे बॉडी के 2 ही ऐसी बीमारियां हैं जो कोविड नहीं कर रहा है। हालांकि वो जोक के तरीके पे कहा गया है, लेकिन बहुत हद तक सच है कि पहला फ्रैक्चर्स कोविड से नहीं हो रहा है और दूसरा प्रेगनेंसी। तो उसको लाइटर वे में लोगों ने बताया गया है कि इन 2 के अलावा कोरोना कुछ भी कर सकता है। एक हमारे डॉक्टर कलीग हैं, उनकी सडनली एक आंख की रोशनी चली गई, क्योंकि उनको आर्टरीज में थ्रोम्बस आ गया, जो एक कॉम्प्लिकेशन है इस इन्फेक्शन का। तो उनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका था। ऐसा कि ये बीमारी मतलब किसी भी फॉर्म में आ सकती है, इसलिए ये हम जो शुरुआत से कह रहे हैं कि एक बहुत भयावह है, इससे हमको बचना, लोगों को बचाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें वैक्सीनेशन को प्रमोट करना है, लोगों को हेल्थ की एजुकेशन बताना है। मास्क है, मास्क अगर लोगों के पास अच्छे मास्क नहीं हो तो डबल मास्क रखें। इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें क्राउडेड एरिया में नहीं जाना है किसी भी हालत में, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए बीमारी इतनी ज्यादा फैल गई है। जी डॉक्टर साहब, काफी सारे हमारे कलीग्स का ऑल्दो ये रिपीट क्वेश्चन है, पर काफी ये भी पूछ रहे हैं कि अगर कुछ समय पहले उन्हें सिर्फ बुखार था बट अब वो बिल्कुल ठीक है, तो क्या वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं जी, बिल्कुल ले लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कोरोना था या नहीं था। जी, बराबर है। जब तक हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं हो कि कोरोना था, हमें कोई भी इस तरीके के चांस नहीं लेना चाहिए कि भाई हमें तो कोरोना हो गया था, हम तो 3 महीने बाद लेंगे। आपको जब मौका मिल रहा है, जो मिल रहा है, वैक्सीन ले लीजिए। जी, बट सिर्फ जो लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उनकी नेगेटिव टेस्ट होने के 3 महीने बाद वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं? नहीं, नेगेटिव टेस्ट नहीं बोला है मैंने, बोला उनकी रिकवरी के बाद। रिकवरी के बाद, जी, रिकवरी के बाद। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जय कुमार जी पूछते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि हमारे लंग्स में इन्फेक्शन है? क्या कोई और सिम्टम आएगा? लंग्स में अगर आपके इन्फेक्शन रहता है तो आपको खांसी के अलावा सांस लेने में दिक्कत, चलने फिरने में आपको जो है सांस जल्दी फूलेगी, खांसी आपके साथ खांसी में बलगम आने लगेगा, वो एक उसका साइन है। साथ में खांसते वक्त सीने में दर्द होगा, ये सब इन्फेक्शन के या निमोनिया होने के लक्षण हैं। तो खांसी, उसमें कफ का निकलना, चलने में सांस का आना और खांसते वक्त सीने में दर्द होना, ये सब लक्षण जो हैं हमारे लंग्स के इन्वॉल्वमेंट के, कि हमारे लंग्स में इन्वॉल्वमेंट है। और बहुत बार जब इन्फेक्शन बहुत तेज हो जाता है तो सांस लेने में भी सीने में दर्द होने लगता है। खांसी तो बात की बात है, सिर्फ सांस लेने में भी सीने में दर्द होने लगता है। तो ये सब हमारे लंग्स के इन्वॉल्वमेंट के साइंस है। जी डॉक्टर साहब, ऐसा क्या होगा अगर देखिए आजकल लोगों ने फर्स्ट डोजेज लिया हुआ है लेकिन वैक्सीनेशन की या तो शॉर्टेज या अनअवेलेबिलिटी की वजह से वो टाइम पे सेकेंड डोज नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, उसमें ऐसा है कि अभी जो है जो नेशनल पॉलिसी टास्क फोर्स ने कोविशील्ड वालों को लिए जो टाइम लिमिट जो है बढ़ा दी है, उसको कर दिया है 6 to 8 वीक्स पहले डोज के बाद। कोवैक्सीन के सिलसिले में इसको जो है 4 से 6 हफ्ता किया गया है, और वैक्सीन की कमी सरकार अपनी तरफ से
कोशिश पूरी लगी हुई है, वैक्सीन लोगों को मिल जाएंगे। ऐसी तो नहीं लगता कि कहीं कोई इतनी दिक्कत की बात है, वैक्सीन मिलेंगे लोगों को। और अभी तो जो है 18 वर्ष उम्र के लिए, 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन खोल दिया गया है, तो वैक्सीन तो मिल जाएंगे। और कुछ ही दिनों में स्पुतनिक वैक्सीन की फेज 1 ट्रायल देश के साथ, देश के लोगों में हो जाएगी, तो एक स्पुतनिक वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगा। तो पाइपलाइन में तो वैक्सीन हैं, तो वैक्सीन की दिक्कत नहीं होना चाहिए। लोगों में एक विश्वास होना चाहिए कि वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है जी। आज जो सबसे बड़ी बातें हो रही हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, वैक्सीन की शॉर्टेज का उतना इशू नहीं है जितना लोगों को लगवाने में हिचक है जी। वैक्सीन के बारे में एक नेगेटिव फीलिंग आ गई है सुन के कि भाई फायदा नहीं होगा, बार बार लेना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज वैक्सीन से रिलेशन में एक ही है कि वो सीरियस इन्फेक्शन से आपको बचा रही है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि किसी ने भी वैक्सीन के लिए ना नहीं बोलना चाहिए। जो मिल रही है ले लो, जब आपका टर्न है रजिस्ट्रेशन में जब मिले ले लो। देश बहुत बड़ा है, देश में बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट करना है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा देश और कितने ज़्यादा लोग हैं, इतने वैक्सीनेशन करना एक बहुत बड़ी टास्क है, लेकिन देश पूरा कर पाएगा जी। डॉक्टर साहब, एक हमारे कलीग सवाल पूछ रहे हैं कि जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे हार्ट पेशेंट्स है, डायबिटिक वगैरह, तो क्या उन लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए? क्योंकि ये फिर से एक बहुत ही सामान्य सवाल है कि उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको पहले जैसा बताया कि जो वैक्सीन मिल रहा है, जो मिल रहा है ले लें। कोमॉर्बिडिटी और जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों वालों ने डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि उनमें वैसे भी दूसरे इन्फेक्शंस, न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस या मेनिंजियल इन्फेक्शन या एचएल इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए उन लोगों को वैक्सीन ले ही लेना चाहिए। बिल्कुल। सचिन जी पूछते हैं कि ये जो वायरस है आजकल बोला जा रहा है कि ये एयरबॉर्न है, तो क्या ये सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। और जो है अभी जो सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जो श्रीलंका का वायरस है, श्रीलंका वेरिएंट है, उसके भी लोगों ने पुष्टि नहीं करी है, लेकिन उनका कहना है कि श्रीलंका का वायरस जो है वो 8 से 10 मीटर दूर तक जा सकता है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है इसको किसी ने अभी तक निगेट नहीं किया है, लेकिन अगर ये है तो ये तो और भयंकर वाली चीज़ है कि भाई आदमी इंडोर क्लोज स्पेसेस में बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए किसी भी हालत में, सभी ओपन उसमें रहे। इवन सेंट्रल एसी वाले एरियाज में भी दिक्कत वाली बात है, अगर किसी कोई भी इन्फेक्शन है तो बेसिकली इट इज एयरबॉर्न, एयर के थ्रू ही जाएगा। लेकिन अगर आपने मास्क और जरूरत पड़े तो डबल मास्क अगर आपने लगा रखा है तो आपका निश्चित रूप से बहुत बचाव होगा। संपूर्ण बचाव की कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन काफी हद तक आपका बचाव होगा, क्योंकि वो बहुत एक जरूरी वेपन है हमारे पास। और दूसरा, मास्क लगाने का दूसरा फायदा ये होता है कि आप जो है अपने हाथों को जो है वहाँ पे फेस पे टच नहीं करते। एक वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन की। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, नितेश जी पूछते हैं कि वैक्सीन लेने के दोनों डोजेस जब हम लें उसके कितने समय तक वैक्सीन इफेक्टिव रहता है, हमें कितने समय तक कोविड से बचा सकता है? अभी तक साइंस ने कुछ नहीं बताया है कि कितने समय लगा, लेकिन एक साधारण तौर पर अनुमान है कि ये अप टू 6 मंथ्स हमें इसका प्रोटेक्शन रहेगा। जी। डॉक्टर साहब, एक हमारे कलीग पूछते हैं कि वैक्सीनेशन लेने के बाद जिनको फीवर आ रहा है और अचानक से 6 से 7 दिन के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो रही है, तो इसका क्या रीजन है, क्या वजह है? देखिए, मैं इसमें शुरू करूं, कुछ लोगों में वैक्सीन लेने के 24 घंटे के अंदर ही डेथ हो गई जी, ये एक फैक्ट है, क्योंकि उन सब में कुछ कोमॉर्बिड पहले से बीमारियां थी। उन लोगों को हार्ट अटैक आया, जो सामान्य रूप से उस एज के ग्रुप में आने की पूरी शक्यता रहती है। तो उस इनिशियल वालों को तो जो है बिल्कुल नहीं काउंट करना चाहिए कि वैक्सीन के कारण है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में, पर्टिकुलरली नॉर्वे में जैसे एक देश में, उन्होंने उनके हॉस्पिटल में कुछ 75 से 85 वर्ष के लोग थे, उन लोगों को उन्होंने वैक्सीनेट किया
और उनमें जो है डेथ्स ज़्यादा हुई। अब उसमें उनका कहना है कि ये उस ग्रुप के थे जिनको वैसे भी जिनकी डेथ होना थी, इसलिए उनको काउंट नहीं करा। लेकिन बाद में पर्टिकुलरली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ में बहुत लोगों में थ्रोम्बोसिस देखा गया। तो चूंकि कुछ केसेस में बॉडी की रिएक्शन बहुत स्ट्रांग हुई, इम्यून रिस्पॉन्स है, उसे पर्टिकुलर प्लेटलेट 4 बोलते हैं, प्लेटलेट फैक्टर 4, उसका रिस्पॉन्स इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा आया, तो उसके कारण क्लॉट्स बने, और कुछ केसेस में हार्ट में क्लॉट बने, कुछ केसेस में ब्रेन में बने। उसके कारण कुछ लोगों की सडन रूप से डेथ हुई, और कुछ लोगों के पाँव में बने वेन्स में, तो एक सडन पल्मोनरी एम्बोलिज्म से लोगों की डेथ हुई है। तो डेथ हुई है, ये डेफिनेट है, ये निश्चित रूप से हुआ है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन उनका परसेंटेज एज अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है कि जो है वो अगर वैक्सीन नहीं लेता तो बगैर वैक्सीन में ऐसे कंडीशन के कारण 1 लाख में 9 लोग मरते हैं, और वैक्सीन लेने के कारण 1 लाख में 3 लोग मरते हैं। एक रफ एस्टिमेट है, जस्ट टू शो कि वैक्सीन का कितना प्रोटेक्शन है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। अब सवाल है कि लॉन्ग टर्म प्रभाव जो हैं कोविड के वो क्या हैं? लॉन्ग टर्म कोविड में मुख्य रूप से कुछ लोगों को सांस की तकलीफ काफ़ी लंबे समय तक चली है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, और उसमें वीकनेस वाला पार्ट है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का पार्ट है, टायर्डनेस की फीलिंग है, और कुछ केसेस में शुगर थोड़ी सी गड़बड़ाई है, उनकी शुगर बढ़ी है। लेकिन अभी चूंकि उतना लंबा पीरियड ही नहीं गया जिसमें हम कह सकें कि भाई ये 6 महीने का प्रॉब्लम है या साल भर का, क्योंकि ये सब नए नई चीज़ें, इसमें नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से श्वास की तकलीफ, वीकनेस और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। और जब ये 1 महीने से ज़्यादा के पीरियड में चलता है, अप टू 3 मंथ्स, तब उसको एक लॉन्ग कोविड का नाम दे देते हैं। 1 महीने तक तो वो ओरिजिनल कोविड का पार्ट ही बना रहता है। जी डॉक्टर साहब, दिलीप सोलंकी साहब पूछ रहे हैं कि अगर किसी के भी घर के बाहर गली में कूलर स्थापित किया गया हो तो क्या वो इन्फेक्शन फैलने का कारण बन सकता है? इन्फेक्शन फैलने का कारण वहां से नहीं बन सकता है, क्योंकि कूलर जो है बाहर की एयर अंदर लेके आ रहा है। ठीक है, जब तक आपका किसी से कांटेक्ट 6 फीट के बीच में नहीं है, इन्फेक्टेड आदमी जो बगैर मास्क के घूम रहा है, तो इन्फेक्शन आने के चांसेस नहीं के बराबर है। लेकिन अगर कोई आदमी बाहर से आया और वो इन्फेक्टेड है, फिर उसके घर में कूलर चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो घर के सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे एक और कलीग पूछते हैं कि आजकल के समय में जैसे हॉस्पिटल्स में काफी पेशेंट्स होने के कारण बेड्स अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसे में अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और घर पर रखकर कैसे उपचार या सावधानियां या दवाइयां ली जा सकती है, या ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हम उनका घर पे ही इलाज कर सकें? देखिए, घर पे होम आइसोलेशन का जो कायदा है, ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जिन लोगों को कोई दूसरी बीमारियां नहीं है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की या पुरानी लंग्स की बीमारी नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए। और बाकी लोगों के लिए जब तक ऑक्सीजन लेवल 94% के ऊपर है, तो आदमी को आसानी से घर पर इलाज दिया जा सकता है। जी, उससे कम होने पर उन्हें हॉस्पिटल केयर में होना बहुत जरूरी है। जी, पहले ये लेवल 92 बोला जाता था, क्योंकि इस बार मॉर्टेलिटी सडनली बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए उन्होंने उस लेवल को थोड़ा, ऑक्सीजन लेवल को थोड़ा 94 पे कर दिया। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब पूछते हैं कि 10 दिन की इन्फेक्शन के बाद अगर कोई पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पे है पिछले 4-5 दिन से, तो उनकी रिकवरी के क्या चांसेस हैं? उनकी रिकवरी के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। उनको जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है और इंटरमिटेंट बाइपेप सपोर्ट के सहारे चलते हैं, तो शॉर्ट पीरियड में अच्छी रिकवरी हो जाती है। कुछ केसेस में अगर सीटी स्कैन में कुछ फाइब्रोसिस के लक्षण आ रहे हैं, तो फाइब्रोसिस प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन होती हैं, वो दे दी जाती हैं, तो शॉर्ट पीरियड में उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, तो उनकी भी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है।
जी, पर डॉक्टर साहब ऐसा भी देखा गया है कुछ पेशेंट्स में कि जब तक वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है वो बिल्कुल ठीक है, सैचुरेशन आ रही है, लेकिन जो ही उनका ऑक्सीजन सपोर्ट रिमूव कर देते हैं तो उनका लेवल 85-86 ऐसा हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इससे में इसीलिए इंटरमिटेंट बाइपेप का और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है। और जो हम एक बोलते हैं प्रोन ब्रीदिंग, आपको पेट के बल लेटना है। हाँ, प्रोन पोजिशनिंग, आपको पेट के बल लेटना है। एक तकिया आपके चेस्ट के नीचे, एक तकिया आपके थाइस के नीचे और तीसरा तकिया जो है आपके पाँव के नीचे रखिए। 2 घंटे तक उस पोजीशन में रहिए। 2 घंटे बाद एक साइड की करवट ले लीजिए आधा घंटे के लिए, उसके बाद दूसरे साइड की करवट ले लीजिए आधा घंटे के लिए। इन्हीं चीज़ों के सहारे जो है आप देखिए डेफिनेट इम्प्रूवमेंट होता है। मैं आपको एक दिन पहले का एग्जाम्पल बताता हूँ। कल मुझे बोला कि सर हमको जरा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाना है। मैंने कहा कितना ऑक्सीजन है? बोले सर अभी 89-90 है। फीवर है? बोले नहीं है। कितने दिन हो गए? बोले आज 7वां 8वां दिन है। ऑक्सीजन कितने तक जाती है? बोले 90 तक जाती है। और मैंने कहा और मेरे सब कभी कभी 85-90 तक जाती है, पर जनरली 90 पे ही चल रही। मैंने कहा एक काम करिए, आप उनको पेट के बल लिटाइए फिर देखिए। मैंने कहा मैं 2 मिनट अपना फ़ोन चालू रख रहा हूँ। उन्होंने रखा 2 मिनट का, बोलते सर अभी तो 97 आ गया है। अब इनको आप 2 घंटे इसी पोजीशन में रखिए जी। मैंने कहा अगर उनको बहुत वजन बहुत ज़्यादा तो नहीं है? बोले नहीं नहीं सर। मैंने कहा पेट कोई बहुत ज़्यादा फूला तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तोन तो नहीं है? बोले नहीं नहीं नहीं। तो उनका जो है 96 पे रहा, लेकिन जैसे ही वो पोजीशन में चेंज किया, शाम को बोले सर ये फिर से तो अभी 89 आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके घर में ऑक्सीजन है, आप इनको ऑक्सीजन के सहारे चला लीजिए। बोले सर हमको वो इंजेक्शन लगवाना है। मैंने कहा इंजेक्शन अपन कल सुबह देख लेंगे। आज सुबह फिर से फ़ोन आया कि साहब आज से एक बार 85 हुआ है। मैंने कहा ठीक है, आप ऑक्सीजन के साथ में ले आइए, इंजेक्शन आपका लगवा देंगे, आपके घर चला के बाकी ट्रीटमेंट आप चालू रखिए। तो प्रोन वेंटिलेशन, प्रोन ब्रीदिंग इज वेरी वेरी गुड थिंग फॉर सच केसेस वेयर देयर इज ए रिकवरी पीरियड में जो जिनको ऑक्सीजनेशन की थोड़ी से इश्यूज आ रहे हैं या बाइपेप पर डिपेंडेंसी जिनकी बन गई है। अल्टीमेटली बाइपेप पे परमानेंटली बहुत कम लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि बाइपेप पे लोग नहीं रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक्यूट इलनेस के लिए बाइपेप पे डिपेंडेंसी को हम लोगों ने अवॉइड करना है। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है इसी से संबंधित। पूछते हैं कि अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 80 से कम आता है और मान लीजिए अस्पतालों में जगह नहीं है या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप यही सजेस्ट करेंगे कि हम प्रोन पोजीशन उन्हें बिल्कुल प्रोन पोजीशन से काफी फर्क पड़ रहा है। जी, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों को जहाँ बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन का इश्यू है। इस बीमारी में होता क्या है कि एक कंडीशन बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। जी, उसको पता ही नहीं है कि उसकी ऑक्सीजन इतनी लो है, लेकिन वो कंफर्टेबल है। तो ये वो केसेस हैं जिनमें जो है प्रोन ब्रीदिंग से ऑक्सीजनेशन इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे कलीग्स पूछ रहे हैं, जैसे अगर किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो या वेट कम हो या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो या ऐसा कोई इश्यू हो, तो क्या वो भी निसंकोच वैक्सीनेशन ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वैक्सीनेशन के लिए कोई भी किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन अभी नहीं है। एक ही है कि अगर आपको रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए आपको वेट करना है, बाकी नहीं तो कोई चीज के लिए आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जी। और मैं तो एक स्टेप और आगे कहूँगा, पर्टिकुलरली जिन लोगों को कैंसर्स हैं, ब्लड कैंसर्स हैं, उन लोगों ने भी वैक्सीन प्रायोरिटी पे ले लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे कलीग फिर से पूछते हैं कि अगर जैसे वैक्सीन लेने के साथ साथ हमें और ऐसी किन किन चीज़ों या रेमेडीज का पालन करना चाहिए घर पे, जैसे क्या पौष्टिक भोजन खाने चाहिए या ऐसी किन चीज़ों का घर पे पालन करना चाहिए जिससे हम कोविड से बच सके? बहुत इसके कि बहुत से लोग बोलते हैं बहुत सी चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है। किसी भी खाने पीने की चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ने का कहीं कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हेल्दी खाना खाना चाहिए, ये जरूर है आपकी बॉडी को ठीक रखने के लिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी 7 घंटे की स्लीप।
एडिक्वेट हाइड्रेशन, अपने स्ट्रेस का अवॉइडेंस और मानसिक शांति। ये अगर चीज़ें कोई भी कर रहा है तो उसकी इम्यूनिटी अपने आप में बहुत अच्छे से रहेगी। लेकिन अभी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मानसिक तनाव और नींद की कमी, ये एक ऐसे दो कॉमन हमारे एनिमीज इकट्ठे हो गए हैं जो हमारी इम्यूनिटी को नॉर्मल लेवल पे रहने नहीं देते। और हम लोग अपने खाने के प्रति उतने वो भी नहीं है, ऑनेस्ट भी नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई बीमारी आ गई तब करना है। खाने के प्रति जो बोलते हैं संतुलित आहार, ये तो कायम का नियम है। ये बीमारी आ गई इसलिए हमको हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई कुछ एडवर्टाइजमेंट कह रहा है ये खा लो वो खा लो या ये खाने से अच्छा हो जाता है। ये सारी बातें तथ्यात्मक नहीं है, इनके एविडेंसेस का प्रूफ नहीं है। तो लोगों बोलते हैं कि ऐसे होता है, लेकिन जो सच्चाई है वो अपने मानसिक तनाव, निद्रा और लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप फिजिकल एक्टिविटी लोगों की होती नहीं है, खाना खाते हैं 10-15 मिनट बाद सो गए, खाना लेट होता है सो गए, कुछ नहीं हुआ तो टीवी पे बैठ के देख रहे हैं। अब पैदल चलने की आदत नहीं रही, फिजिकल एक्टिविटी की बहुत कमी हो गई। बच्चे आजकल स्पोर्ट्स खेलते नहीं है। अभी तो लॉकडाउन है इसलिए, पर मैं तो लॉकडाउन के पहले का भी अगर आप देखिए कि कहीं आपने कहीं देखा होगा कि भाई बच्चे फुटबॉल लेके खेल रहे हैं या कोई हॉकी खेलता हुआ दिख रहा है। बड़े बड़े शहरों में स्पोर्ट्स के प्रति रुचि बच्चों की बहुत कम हो गई। और ये सब जो फिजिकल एक्टिविटी है, इवन वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, दे आर इक्वली गुड टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। और पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके स्ट्रेस को बिल्कुल आसानी से खत्म कर देती है। हम लोगों का स्ट्रेस क्यों होता है? हमें कुछ काम करना है, काम करने का प्रेशर अगर आ गया और उसको हमने प्रेशर में किया तो एक स्टेज तक हम बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत अच्छा वर्क है। लेकिन जब उस चीज के में किसी चीज के फेलियर में अगर आपका दिमाग चला गया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप पे नेगेटिव स्ट्रेस आता है। ये तो बेकार का काम हो रहा है। तो हमें पॉजिटिव स्ट्रेस लेके चलना है। स्ट्रेस इनेविटेबल है, पॉजिटिव स्ट्रेस हम लेके चलें, सिंपल हमारी बॉडी जो है काफी हद तक बहुत अच्छे फॉर्म में रहेगी। जी डॉक्टर साहब, हमारे एक कलीग पूछते हैं कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है जिनका एक सर्जरी हो चुका है, स्टेंट डाला गया है, रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, तो इमीडिएटली वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और पूछ रहे हैं कि वो 18 मार्च को पॉजिटिव आए थे और फिर से 1 महीने बाद अप्रैल में वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब 15-20 दिन से वो ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें वीकनेस लग रही है। क्या अभी भी उन्हें आइसोलेशन जारी रखना चाहिए, अपना क्वारंटीन, या अपनी फैमिली के साथ वो मिक्स हो सकते हैं? आइसोलेशन जो है इन्फेक्शन आने के 10th डे तक जरूरी होता है। 10th डे के बाद उसकी इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाती है। 10th डे के बाद आदमी किसी को इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं कर सकता। इसलिए 10th डे ऑनवर्ड्स जो है पर्सन अपने परिवार से, बच्चों से आसानी से मिल सकता है, चाहे उसका RT-PCR पॉजिटिव ही क्यों ना हो। जी आप समझे मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। 10th डे के बाद उसकी इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए वो इन्फेक्शन किसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने परिवार से मिल सकता है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव रह सकती है। और पॉजिटिव रिपोर्ट रहने का साधारण तौर पर मैक्सिमम डेज माने गए हैं 28 डेज इस साधारण आदमी में। और जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जैसे इनको कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है या रीनल ट्रांसप्लांट के लिए मेडिसिन चल रही है, या जिनको HIV वायरस से इन्फेक्टेड है, उन लोगों में RT-PCR पॉजिटिविटी अप टू 3 मंथ्स पॉजिटिव रह सकती है। ओके जी डॉक्टर साहब, हमारे एक कलीग बोल रहे हैं कि कोविड होने के बाद अब उनके दोनों पैर सुन्न हैं और काफी सर दर्द हो रहा है। उन्हें कौन सा टेस्ट करना चाहिए या उन्हें कौन सी दवाई लेनी चाहिए? पैर सुन्न हो रहे हैं तो उन्होंने अपना एक तो जो है डायबिटीज चेक करवा लेना चाहिए। दूसरा, सर में अगर दर्द है तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लें और उसको डिटेल में डॉक्टर से मिल लें। डॉक्टर कोई भी दवा बता देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, साधारण चीज है, देख के पता चल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, और हमारे कलीग पूछ रहे हैं कि उनकी
वाइफ प्रेग्नेंट है पिछले 3 महीने से, क्या वो वैक्सीनेशन ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। और उन्होंने रक्तदान 18 अप्रैल को किया है, क्या अब वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। रक्तदान का जो है वैक्सीनेशन से कोई संबंध नहीं है। उल्टा दूसरा ये है कि भाई पहले जब चला था कि भाई जो है प्लाज्मा से फायदा होता है, तब उस वक्त जो है जिन लोगों ने वैक्सीनेशन किया हुआ है तो उनके प्लाज्मा देने से शायद किसी को फायदा हो सकता था, लेकिन अभी साइंटिफिकली कंट्रोवर्शियल है कि प्लाज्मा से फायदा होता है या नहीं होता है, इसलिए रक्तदान से का वैक्सीनेशन से कोई संबंध नहीं है। जी डॉक्टर साहब, सवाल है कि लंग इन्फेक्शन के लिए कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है, किस टेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए? लंग इन्फेक्शन को पता करने के लिए जो हम फेज वाइज चलें तो इनिशियल फेज में जो अगर मान लीजिए लंग इन्फेक्शन RT-PCR पॉजिटिविटी के बाद की बात है, तो अगर मान लीजिए किसी का फीवर 7वें दिन तक भी परसिस्ट कर रहा है और खांसी बढ़ रही है, तो वो एक पीरियड है जिसमें हमें देखना है कि भैया CT स्कैन हम करवा लें। अगर मान लीजिए 7वें दिन किसी को बुखार भी नहीं है, खांसी भी नहीं है PCR पॉजिटिव होने के बाद भी, तो साधारण तौर से CT स्कैन कराने की जरूरत नहीं रहती। तो एक CT स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जो हमें इनिशियल फेज के ट्रीटमेंट में हमको हेल्प करता है, और क्योंकि उससे प्रोग्रेस का आइडिया पड़ता है। हम 7वें 8वें दिन इसलिए कराना चाहते हैं कि अगर हम 3 से 4थे दिन करवाएंगे तो सिर्फ छोटे मोटे ग्राउंड ग्लास मिल सकते हैं, लेकिन जब वो डिजीज प्रोग्रेस कर रही है 7वें 8वें दिन, तो हमें कुछ सबप्लूरल थिकनिंग, फाइब्रोटिक बैंड्स, रिजॉल्विंग न्यूमोनिया और प्रोग्रेसिव न्यूमोनिया, दोनों की दोनों चीजें हमें दिख सकती हैं कि पार्ट में प्रोग्रेसिव, पार्ट में रिकवरिंग है। तो ये जो चीजें हैं ये CT स्कैन से पता चल जाती है। रिकवरी के बाद अगर मान लीजिए सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, कब परसिस्ट कर रहा है, तो हमें देखना है कि भी उनको पल्मोनरी फंक्शन करके कि उनकी रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर कितना बचा है, या पुराना कोई ब्रोंकाइटिक बनने के कारण ऑब्स्ट्रक्टिव फिनोमिना तो नहीं नजर आ रहा है। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एक ऐसी चीज होती है जो हमको हेल्प करती है। जी डॉक्टर साहब, फैबी फ्लू लेना कितना कारगर है? ऐसा है कि अभी की जो लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से फेबी फ्लू की यूटिलिटी क्वेश्चनेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूजलेस है, यूटिलिटी क्वेश्चनेबल है। और लेटेस्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल गाइडलाइंस में से उन्होंने फेबी फ्लू को हटा दिया है, फेबी फ्लू को हटा दिया गया है, क्योंकि किसी भी ट्रायल में ये प्रूव नहीं हुआ है कि फेबी फ्लू के चलते लोगों का फीवर जल्दी डाउन हुआ है, या उनको कोई रिकवरी में कोई बेनिफिट मिला है, या डिसीज का प्रोग्रेस नहीं हुआ है। इसलिए एज ऑफ नाउ यूटिलिटी ऑफ फेबी फ्लू इज क्वेश्चनेबल। जी डॉक्टर साहब, जय कुमार जी पूछते हैं कि एसिड रिफ्लक्स को प्राकृतिक रूप से कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि वो इससे संबंधित नहीं है, लेकिन एसिड रिफ्लक्स जिस कारण से होता है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देयर इज ए लैक ऑफ पावर ऑफ लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर्स, वो रिलैक्स हो जाता है। तो उसका जो क्या है, जब भी कोई पेट बहुत ज्यादा भारी रहेगा या खाने के बाद आप लेट गए, तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, आप स्मॉल क्वांटिटी फूड लीजिए, आप आपका पूरा खाना लगे तो 4 बार में या 5 बार में 6 बार में खाइए, ठीक है। खाना खाने के बाद आपको 2 घंटे तक लेटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और पॉसिबल हो तो आपका जो बिस्तर है उसका जो सिर का सिराना है उसको पाँव के कंपैरिजन में कम से कम 3 से 6 इंच ऊपर रखें, तो उसमें आपको एसिड रिफ्लक्स जो है आपको कम हो जाता है। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एसिड रिफ्लक्स में लोगों को थोड़ा वजन ज़्यादा रहता है, अगर लोग अपना वजन कम करने की कोशिश करेंगे तो उनका जो है एसिड रिफ्लक्स कम हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, काफी सारे हमारे कलीग्स पूछ रहे हैं कि कोविड रिकवरी के कितने टाइम बाद तक उनको अपना RT-PCR टेस्ट कराते रहना चाहिए? देखिए, रिकवरी के बाद RT-PCR टेस्ट कराने की किसी को कोई जरूरत नहीं रहती, सिर्फ उनके जहाँ पे उनका ऑफिस या वर्क प्लेस बोलता है भाई आप हमको RT-PCR की रिपोर्ट दिखाओ, ठीक है, तभी हम आप जो है आपको ड्यूटी पे लेंगे। जी चलिए साहब, हमारा टाइम हो रहा है, मेरे पेशेंट्स के 3-4 बार लगातार फोन आ गए,
कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हो तो कर लें। जी, बस एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब, हम आपका बस 1 मिनट लेंगे। हमारे कलीग पूछते हैं कि वो कोविड से पूरी तरीके से क्योर हो चुके हैं डिटेक्शन के 2 हफ्ते बाद तक, बट अब उनकी दाहिनी टांग में स्वेलिंग है, एंकल में स्वेलिंग है और काफी दर्द भी हो रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, काफी सारी जलन हो रही है, चेहरे पे भी स्वेलिंग हो रखी है, सूजन हो रखी है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्होंने तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि एक पाँव में स्वेलिंग आना, चेहरे पे स्वेलिंग आना, ये कोई अच्छा निशान नहीं है। इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप लोग बंद करें उसके पहले मैं अपनी तरफ से एक प्रश्न का जवाब दे दूं जो पूछा नहीं गया, बहुत से लोगों के मन में होगा, जो कई बार पूछा गया था गुजराती वाले प्रोग्राम में। हालांकि गुजरात में नशाबंदी है, फिर भी एक सवाल पूछा गया था कि वैक्सीनेशन लेने के बाद क्या हम लोग अल्कोहल ले सकते हैं, या वैक्सीनेशन का अल्कोहल से क्या संबंध है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन का अल्कोहल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अल्कोहल का आपकी हेल्थ से बहुत संबंध है। अल्कोहल आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए ये ख्याल अपने उसमें रखें कि वैक्सीनेशन से अल्कोहल में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्कोहल का अपने शरीर में काफ़ी फर्क पड़ता है। इसलिए जिस किसी को भी हिचकिचाहट में अगर सवाल नहीं पूछा हो तो मैं अपनी तरफ क्लियर कर दूं कि भाई अल्कोहल शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक साहब? बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने हम सबके इतने संदेह दूर किए और कोविड संबंधित इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी देवियों सज्जनों का शुक्रिया आपके सवालों के लिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। Thank you very much, and once again thank you to Murugappa Group for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you. Namaste. चलो।